नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, देश के चुनाव आयोग में एक बड़ी रिक्ति पैदा हो गई है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा क्यों हुआ, क्या कारण थे, किसके दबाव में इस्तीफा दिया या निजी कारणों से दिया, इसको लेकर तरह तरह की कयासबाजियों का दौर जारी है। और ये इस्तीफा एक ऐसे वक्त में हुआ है जिस वक्त देश के लिए लोकसभा चुनाव के लिए महज एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगनी है। ये इस्तीफा एक ऐसे दौर में भी हुआ है जब देश के चुनाव आयोग में एक रिक्ति पहले से है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो चुके हैं और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब चुनाव आयोग में सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे? और आखिर ये हालात क्यों बने कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की टीम गई तो बीच से हेल्थ कारण को आधार बनाते हुए, स्वास्थ्य से संबंधित कारणों को आधार बनाते हुए अरुण गोयल वापस लौट आते हैं और अब अरुण गोयल इस्तीफा दे देते हैं। इनकी नियुक्ति के समय भी विवाद हुआ था। क्या है इसके इस्तीफे की पूरी कहानी, क्या आशंकाएं जताई जा रही है और किन परिस्थितियों में अब ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और टेलीविजन से लेकर यूट्यूब की दुनिया के जाने माने नाम दीपक शर्मा जी, और हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं संदीप मनुधने जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले हम चलते हैं दीपक शर्मा जी के पास। दीपक जी, किस प्रकार की परिस्थितियों में अरुण गोयल को इस्तीफा देना पड़ा होगा? क्या लगता है आपको, जब लोकसभा चुनाव सर पर है और ये इस्तीफा हो जाए चुनाव आयोग का, यानी मैच होने वाला हो और अंपायर ग्राउंड छोड़ के चला जाए, कैसा लग रहा है आपको? नहीं अभिषेक जी, देखिए मामला तो वाकई बहुत ही संगीन है कि 4-5 दिन बचे हों और उन 4-5 दिन से पहले ही मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिजाइन कर दें, और वो भी जो मोदी के सबसे खास, उनको ब्लू ऑयड ऑफिसर बोला जाता था मोदी जी का, और जी। मोदी जी के कहने पर ही वो हैवी इंडस्ट्री के सेक्रेटरी बने। उससे पहले वो कल्चर हम्म, सेक्रेटरी थे, उससे पहले वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में थे। हम्म, तो मोदी जी के इतने खास आदमी, और मोदी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी 2022 में कि आप वीआरएस दे दीजिए और हम आपको इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं, जब पद खाली हुआ था। और हम्म, तब रिटायर होने से पहले ही, दिसंबर में उनको रिटायर होना था और 2 महीने पहले ही उन्होंने जो है वीआरएस के पेपर दे दिए अपने। 24 घंटे में वो जो है इलेक्शन कमिश्नर बन गए और अगले 48 घंटे में उन्होंने चार्ज भी ले लिया। बाद में एक बड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली, जहां चंद्रचूड़ हम्म, साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा मोदी जी के ये जो तरीका था कि 24 घंटे में आपने एक इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, हम्म, आपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, आपने उस पैनल को इग्नोर कर दिया जहां अरुण जी। गोयल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे। हम्म, लेकिन मोदी जी चंद्रचूड़ से भिड़ गए और आखिर में कानून लेके आए। जी। अमेंडमेंट हुआ लोकसभा जी। में, राज्यसभा में, पूरी की पूरी आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों हिल गई। हम्म, एग्जीक्यूटिव के वो पार्ट थे, जुडिशरी ने ऑब्जेक्ट किया था और लेजिस्लेचर ने उनके इस तरह के अपॉइंटमेंट पर मोहर लगाई। हम्म, सवाल इस बात का है कि जो इतना खास आदमी हो, जो इतना भरोसेमंद हो, अचानक क्या हो गया? जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 4 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, और ऐसे वक्त पे जब हम्म, इससे पहले एक और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे, वो रिटायर हो चुके हों। जी। मुझे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया में ये चीज प्रोजेक्ट की जा रही है कि अरुण गोयल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से बनती नहीं थी, हम्म, उनसे उनके संबंध ठीक नहीं थे, मतलब अपने बॉस के साथ उनके बहुत से मतभेद थे, और जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया। मैं इस थ्योरी को इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जो बार-बार कलकत्ता का ज़िक्र किया जा रहा है कि कलकत्ता में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल में कुछ मतभेद हुआ, फिर अरुण गोयल वहाँ से सीधे फ्लाइट लेके दिल्ली चले आए। ये बात मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि कलकत्ता के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद अगली मीटिंग जो थी वो दिल्ली में थी, और हम्म, दिल्ली की जो मीटिंग थी दिल्ली सरकार में के साथ, उसमें अरुण गोयल
इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठे थे। तो यानी जो झगड़ा था कलकत्ता का वो 24 घंटे में या 48 घंटे में निपट चुका था। फिर ऐसा क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि EAS शर्मा एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रेसिडेंट मुर्मू को, और उस चिट्ठी में उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इन कारणों की जांच होनी चाहिए कि क्या कौन सी परिस्थितियां थी कि अरुण गोयल ने एब्रप्टली रेजिग्नेशन दे दिया, अचानक ही रेजिग्नेशन क्यों दिया? क्या उनकी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी उनका मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा है, क्या मोदी और अमित शाह से कोई खटपट थी, कोई प्रेशर था भारत सरकार की तरफ से? कुछ ऐसी चीजें थी जिसका वो विरोध कर रहे थे? कुछ ऐसे पहलू थे जहां पर अरुण गोयल तैयार नहीं थे, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो किसी EVM का मामला हो, या फिर कुछ और मसले हो? क्या प्रेशर में थे मोदी सरकार के अरुण गोयल, और कहीं ना कहीं उनका जमीर जाग गया, या फिर डर जाग गया? दो ही चीजें देखिए हो सकती हैं, और संदीप भाई से मैं चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी जरूर करें। दो कारण हो सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं डर जागा कि हम फंस ना जाएं अगर सरकार बदल जाए, और दूसरा है जमीर जागा कि भाई ये गलत काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आपने मुझे इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, थोड़ा बहुत गुंजाइश में कर सकता हूं, लेकिन ऑल आउट जाके मैं ये गड़बड़ नहीं करूंगा। तो या तो जमीर जागा और या डर जागा, दो में से कोई कारण है जहां पर अरुण गोयल ने ये फैसला लिया है। जी संदीप मनोरंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले कई सालों से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप एक चीज पर गौर आपने शायद किया होगा कि सरकार जिसे अपना ब्लू आइड बॉय बना के लाती है, अक्सर वही सरकार को टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। कार्य प्रणाली ही ऐसी है। अरविंद पनगड़िया लाए गए नीति आयोग बना के, वो भी टाटा बाय बाय करके चले गए। फिर उसके बाद आप देखें, रघुराम राजन से नहीं पटी तो उसके बाद उर्जित पटेल लाए गए, और वो उर्जित पटेल भी उसी तरह टाटा बाय बाय करके चले गए। और अब एक नाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए, चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे हुए अरुण गोयल का है। इन्हें भी सरकार का ब्लू आइड बॉय माना जाता था, और अब ये भी चले गए। क्या इस सरकार के फंडामेंटल्स में कुछ दिक्कत है? क्या यह सरकार संवैधानिक रूप से संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप चलने के लिए तैयार नहीं है, या कोई और वजह है जिस पर इसके कई करीबी, सरकार के कई करीबी भी चलने के लिए तैयार नहीं है और इस्तीफा देकर जा रहे हैं? क्या मामला है अरुण गोयल का, आपको लगता क्या है? जी, बहुत सही सवाल आपने उठाया। क्योंकि आपने पानगड़िया साहब और उर्जित पटेल का नाम लिया है, तो मैं ब्रीफली थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दूं। नीति आयोग का गठन जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से स्वयं प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा करके योजना आयोग समाप्त करके किया था, उसके बाद कुछ समय बाद पानगड़िया साहब उसके वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए, क्योंकि चेयरमैन तो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन कुछ ही समय पश्चात अपना कार्यकाल रिन्यूअल नहीं कराते हुए पानगड़िया साहब पद छोड़ के चले गए। बहुत सारे कयास लगाए गए कि वो एकेडमिक लाइफ क्यों बाहर जाके परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन जो बात मुझे उस वक्त समझ में आई थी कि जिस एग्रेशन के साथ नीति आयोग से विजन डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और भारत का 2022 का विजन और 25 सालों का विजन और ये सब मांगा जा रहा था, वो यथार्थ में ग्राउंडेड नहीं था कभी भी, और बहुत सारी समस्याएं, फ्रिक्शन वहां पैदा हुए ही होंगे। तो पानगड़िया साहब गुड बाय करके चले गए। उर्जित पटेल तो गए डीमोनेटाइजेशन की वजह से छोड़ के। उनके लिए डीमोनेटाइजेशन एक बहुत गहरा झटका था, सदमा था, जैसा वो भारतीय अर्थतंत्र के लिए भी था। और उर्जित पटेल का जाना उसके बाद बिल्कुल तय था, क्योंकि RBI गवर्नर होते हुए वो इतना बड़ा स्केल पे विनाश हो रहा था, ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। अब आते हैं तत्कालीन मुद्दे पर, जिसमें आज के मुद्दे पर गोयल साहब ने क्यों छोड़ा। अब उन्होंने अपने त्यागपत्र में कारण तो दिया नहीं, न चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बारे में कुछ बोले। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री, उनकी एटीट्यूड और अप्रोच इन मामलों में बिल्कुल साफ है, वो कुछ बोलते ही नहीं है, मानो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये एक बहुत विचित्र दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां इतने बड़े बड़े कार्यकारी और विधायिका और जुडिशरी से भी संबंधित मुद्दों पर जो भी कोई घटना होती है, उस पर हमारे ये बड़े नेता एकदम चुप्पी साध रहे हैं, और वो अपने इवेंट्स में लगे रहते हैं, मानो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है और देश ऑटो पायलट पे चल रहा है। अब जैसा दीपक भाई ने स्पेकुलेट किया कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं, या तो जमीर जाग गया या डर आ गया। अब ये तो जब गोयल साहब बताएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है,
कहीं ना कहीं मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, जिसमें वो ब्यूरोक्रेट्स की मदद से पूरा राज्य चलाते थे, आज वो पूरे देश में उस गुजरात मॉडल को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। गुजरात मॉडल का भूमंडलीकरण हो चुका है पूरी भारत भूमि पर। अब उस वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भारत, हाँ हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभिषेक जी। नहीं, कंटिन्यू करें आप जी। जी, भारत इतना बड़ा, इतना विविध और इतना जटिलताओं से भरा देश है कि जो आप गुजरात में मॉडल चला पाए, जैसे भी येन केन प्रकार हैं, वो भारत में चलाने में बहुत फ्रिक्शन पैदा हो रहे हैं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में आज ईवीएम को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। दिल्ली में पूरे आंदोलन चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए, और दुर्भाग्य की बात कह लें, मजे की बात कह लें, वो ये कि पिछले 7 महीने से इंडिया अलायंस की पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांग रही है। इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर उनसे मिलना भी नहीं चाहता। तो भाई ऐसा कौन सा आयोग है कि जो 98 करोड़ वोटर के देश में सबसे मूलभूत विषय पर खुल्लम खुल्ला चर्चा तक करना ठीक नहीं समझता है, और अपनी अकड़ में बैठा है कि हमने बोल दिया ये सब सही है, आप ये सब बातें ना करें। अरे भाई बातें तो होंगी ना, तभी तो पता चलेगा सच क्या गलत क्या है। आज क्योंकि गोयल साहब ने कारण नहीं बताया, तो फिलहाल हम सभी लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि अब इतना कुछ दांव पे लगा हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि खुद बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि हमें 400 सीटें मिलेगी तो हम संविधान को ही आमूल-चूल परिवर्तन करके बदल डालेंगे। इतनी हिम्मत आज तक 75 सालों में किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने नहीं की। बीजेपी के लोग तो खुल के बोलने लग गए, और वो तो अभी चुनावी माहौल में बोल रहे हैं, शायद वोट्स कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन के लिए। लेकिन मैं विवेक देबरॉय को कैसे भूल जाऊं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के ब्लू आइड बॉय हैं, उन्होंने तो 15 अगस्त 2023 के दिन बाकायदा आर्टिकल लिख के मिंट में और दूसरे अखबारों में ये लिख दिया कि देश के संविधान पे तो बहुत जीरो से हमको सोच करने की। जिस संविधान ने तुम्हें बनाया, जिस संविधान पे हाथ रख के कस्में खाते हुए तुम यहां तक पहुंचे, अब तुम्हें उसमें कमियां दिखने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी संभव है कि गोयल जी को लगा हो कि इस प्रोसेस की परिणति एक ऐसी स्टेज में हो सकती है कि जहां संविधान ही बदल जाए। हो सकता है वो उसका हिस्सा ना बनना चाहते हो। अब एग्जैक्टली क्या हुआ ये बाहर तो आएगा, लेकिन समय के साथ आएगा। तो फिलहाल इस राउंड में मेरा ये कहना है। जी अभिषेक। दीपक जी, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, 3 सदस्य हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैच में 3 अंपायर होते हैं, 2 फील्ड अंपायर, 1 टेलीविजन अंपायर जो थर्ड अंपायर होते हैं। अब इन 3 अंपायरों में से 2 अंपायर नहीं है। क्या एक ही अंपायर लोकसभा चुनाव रूपी पूरा मैच कराएगा? और आज की तारीख में क्या सरकार के लिए किसी व्यक्ति को इस कंट्रोवर्सी के राइज होने के बाद चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति दे पाना, जैसे अगली कैबिनेट मीटिंग 1-2 दिनों में है, क्या इतना आसान रह गया है जब सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जाती हुई दिख रही है? देखिए, मेरा मानना है कि जो अब पोजीशन वैकेंट हो गई है, उसको तो भरा जा सकता है, वो प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। और शायद 15 तारीख को मीटिंग है भी, और मोदी जी के नज़र में हमेशा किसको क्या बनाना है वो पहले से उनके रहता है। तो मोदी जी ने अपने आदमी चुन लिए होंगे, और वैसे भी इसमें जो सहमति है वो सिर्फ एक औपचारिकता है लीडर ऑफ अपोजिशन की, क्योंकि बाकी मोदी जी और मोदी जी के एक यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो नियुक्ति अपॉइंटमेंट होना एक मुझे लगता है बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि अरुण गोयल ने जिस तरह, जिन परिस्थितियों में ये इस्तीफा दिया है, क्या कोई टकराव की स्थिति थी भारत सरकार के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कोई टकराव की स्थिति थी? क्योंकि जो नोन फैक्ट्स हैं हमारे सामने, अभी जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही हम कोई ना किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। जैसे संदीप जी कह रहे थे, स्पेकुलेट कर सकते हैं, एक आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट स्पेकुलेशन हो सकता है। तो जो तथ्य अभी सामने हैं वो ये हैं कि जब ये फ्राइडे को जब मीटिंग होनी थी होम मिनिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि इलेक्शन कमीशन में कितना डिप्लॉयमेंट इस बार होगा, कितने फेज में इलेक्शंस होंगे, उसकी फाइनल मीटिंग होम सेक्रेटरी के साथ थी, जिसमें राजीव कुमार को जाना था और अरुण गोयल जी को जाना था। लेकिन ये वहां पहुंचे नहीं, और बाद में पता लगा कि शायद इन्होंने रेजिग्नेशन सीधे प्रेसिडेंट को भेज दिया है। उसके बाद सरकार को जब पता लगता है, तो जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं AK भल्ला, जो अमित शाह के बहुत खास
ऑफिसर हैं, बहुत भरोसेमंद हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह ने भल्ला साहब से कहा कि आप बात करिए, मनाइए, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि ये एक अपमानजनक स्थिति में उनको आना पड़ेगा अगर अरुण गोयल इस्तीफा दे देते हैं। तो भल्ला साहब ने, जो द हिंदू जैसे अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था, भल्ला साहब ने, होम सेक्रेटरी ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए, 1-2 महीने की बात है। अगर आप अड़े हुए हैं, आप एडेमेंट हैं कि आपको इस्तीफा देना ही है, तो आप भगवान के वास्ते 1-2 महीने रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाइएगा। भाई मई तक सारे फैसले आ जाएंगे और जून आते आते इलेक्शन कमीशन का फिर आप कह सकते हैं कोई रोल नहीं है, आचार संहिता लगना और आचार संहिता का हटना। दीपक जी, जो बात आप कह रहे हैं, जब भल्ला साहब ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको परसुएड किया, वो माने नहीं, वो इंसिस्ट करते रहे। उनका नहीं साहब इस्तीफा तो अब हो चुका है, अब कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं। तो ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर था कि भाई वो मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तो ऐसा कौन सा दबाव था, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से अरुण गोयल ने सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों की कोई बात नहीं मानी? ऐसा क्या मामला था? ये इस खबर को बहुत संगीन और बड़ा कर देता है। दीपक जी, इसमें एक चीज बताइए हमारे दर्शकों को कि जब इस परिस्थिति में इस्तीफा दिया गया है कि चारों तरफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन की स्थिति है, सब लोग क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे इसको लेकर स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इससे लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव है, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा नहीं होता कि आखिर किस हालात में चुनाव कराए जाएंगे? अभिषेक जी, इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है कि जितनी बदनामी 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन की हुई, उतनी 70-75 साल में कभी नहीं हुई। इमरजेंसी में जरूर हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तो मैं रिपोर्टिंग में था नहीं, और ना ही संदीप जी होंगे, ना हम आप होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आलोचनाओं से घिरा है, जिस तरह से उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए हैं, जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स के, जिस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां और पॉलिटिकल एनालिस्ट से हम सुनते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये सही बात है कि अब क्रेडिबिलिटी जैसी चीज वहां नहीं रही। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अनूप चंद पांडे हमारे उत्तर प्रदेश काडर के IAS ऑफिसर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के, और हमारे अच्छे परिचितों में रहे। जब वो डायरेक्टर थे, मैं तब से उनको जानता हूं। वो भी इलेक्शन कमिश्नर थे इसी में, और कुछ दिन पहले ही वो रिटायर हुए थे। किसी सीनियर अधिकारी ने उनसे पूछा कि भाई अनूप जी, अब रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? अब इलेक्शन कमीशन से तो आप रिटायर हो गए, व्हाट इज नेक्स्ट? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा, मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूं, मैं सही समय पे इलेक्शन कमीशन से आ गया, मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूं। ये पांडे जी को ऐसा कहते हुए सुना गया, मैंने अपने कान से नहीं सुना, लेकिन ऐसी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है जी। यानी पांडे जी को बहुत राहत की, उन्होंने सांस ली, और राहत की सांस ये ली कि ये जो चुनाव है, जिसे ऐतिहासिक चुनाव कहा जा रहा है, जिसे एक हिस्टोरिकल इलेक्शन कहा जा रहा है, डिसाइसिव इलेक्शन कहा जा रहा है डेमोक्रेसी का, उन्होंने कहा कि अच्छा है कि हम इसको कंडक्ट नहीं करा रहे, हम फरवरी में ही रिटायर हो गए। तो क्या जिस मनोदशा में अनूप पांडे थे, क्या उसी मनोदशा में अरुण गोयल साहब तो नहीं थे, कि इनको लग रहा हो कहां फंसने जा रहे हैं? तो सवाल इस बात का है कि इनको किस तरह के इंस्ट्रक्शंस थे, इनको ऐसा क्या क्या करना था जिसकी वजह से पीछे हट गए, इनके हाथ पांव फूल रहे थे। ये तो मैं कह रहा हूं कि जब तक अरुण गोयल सामने नहीं आते, अब 1985 बैच के अधिकारी थे, मैंने उनके कई बैचमेट से बात करी आज फोन पर, 85 बैच के जो अधिकारी थे, उनका ये कहना था भाई आदमी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन कुछ बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो एक तरफ मोदी जी का भी डर है, भाई कुछ भी कहिए, मोदी और शाह की हुकूमत है, ऐसे में मुंह तो कोई खोलेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है अभिषेक जी, इस देश में कहीं ना कहीं, चाहे इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी हो या उनका कोई बैचमेट हो, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बात छनकर सामने जरूर आएगी। और अगर ये 10-15 दिन में बात सामने आ गई, तो हो सकता है मोदी जी के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाए। जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर खैर मुसीबत कल सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या होता है। संदीप मनोधने जी, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है
कि चुनाव आयोग की जो संवैधानिक स्थिति है, जब इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी था, जब सीईसी हुआ करते थे, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब से लेकर आज तक चुनाव आयुक्तों के रिमूवल प्रोसेस में, उन्हें हटाने की प्रक्रिया में काफी लेंदी प्रोसेस है। सीईसी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को बिना इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस को लाए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया और संसद के में उस विधेयक को लाए, उस बिल को लाए, प्रस्ताव को लाए बिना आप हटा नहीं सकते। लेकिन उनके बराबर अधिकार तो दे दिएगा 93 में दोनों चुनाव आयुक्तों को, कि डिसीजन अगर मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं भी चाहते हैं और बाकी दोनों चाहते हैं तो 2-1 से यही दोनों कराएंगे। लेकिन इन दोनों को रिमूवल प्रोसेस में मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर क्यों नहीं लाया गया, जब सरकार चाहे इन्हें हटा सकती है? ऐसी स्थिति में तो कोई दबाव होगा तो व्यक्ति अपनी इज्जत बचा के खुद ही जाना चाहेगा, जैसे कि अभी अरुण गोयल साहब गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी इसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, संवैधानिक सुरक्षा की जरूरत है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है? इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस। एक तरफ आप ये चेक एंड बैलेंस चाहते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय है जो चुनावों को पूरी शुचिता के साथ कंडक्ट करेगा, लेकिन जो सरकार उस एक सदस्यीय निकाय को 3 सदस्यीय बनाती है, पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही होते थे। फिर राजीव जी ने 2 अपॉइंट किए, जिनको वीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया। फिर नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने 3 मेंबर बॉडी बनाई। उसमें भी टीएन शेषन साहब का जो रुतबा और दबदबा था वो बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया। मुझे आज भी वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल याद है आंखों के सामने, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। इफ यू एवर बी सो हाई, रिमेंबर दैट द लॉ इज अबव यू। ये सुप्रीम कोर्ट ने टीएन शेषन को बोला था कि आप अपने आप को अब कानून से ऊपर समझने लगे, याद रखें कानून सबसे ऊपर है। अब ऐसे हालातों में जब भी कोई सरकार 1 मेंबर बॉडी को 3 मेंबर बॉडी बना रही है, तो उसमें बैठे करता धरता सरकार के एक सेफ्टी वॉल बना के छोड़ देते हैं। जो आपने अभी प्रक्रिया बताई, ये उसी सेफ्टी वॉल का नतीजा है कि बाकी दोनों को वो इम्यूनिटी नहीं है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। तो फिर अब बात कहां आके रुकती है? उन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की पर्सनल इंटेग्रिटी, उनकी पर्सनल बहादुरी और इस लोकतंत्र में, इस देश की चुनावी प्रक्रिया के साफ सुथरे होने में उनका व्यक्तिगत स्टेक, अगर वो है तो वो सारा दबाव झेल जाएंगे। और अगर वो नहीं है और वो ऐसे आईएएस ऑफिसर रहे हैं कि जो किसी तरह से कभी कॉम्प्रोमाइज हो गए हों या उन पे किसी का फेवर रहा हो या वो जनरली दबंग टाइप के नहीं है, तो वो बहुत आसानी से झुक जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई अभिषेक जी, 2024 के चुनावों में ईवीएम के मामले ने पूरे डिबेट को बहुत ज्यादा स्क्यूड कर दिया है अभी, क्योंकि पूरे ईवीएम पर ही सवालिया निशान लगे हुए हैं, फिलोसॉफिकली भी और ऑपरेशनली भी। और चुनाव आयोग किसी भी तरह खुलकर उस पर चर्चा करने से इनकार कर रहा है, इसलिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। और कहीं ना कहीं तीनों के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशनली एक इम्यून सिस्टम होता कि भाई उनको कोई इस तरह से लंबी प्रक्रिया के बगैर हटा नहीं पाता, तो शायद गोयल साहब का भी इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं होता। ऑल सेड एंड डन, एक चीज मैं समरी के रूप में जरूर कहना चाहूंगा, इस तरह चुनाव की घोषणा होने के कुछ घंटों ही पहले एक चुनाव आयुक्त का 3 सदस्यीय निकाय में, जो अब सिर्फ 2 सदस्यीय बचा है एक के रिटायरमेंट के बाद, अचानक से त्यागपत्र दे के चले जाना, ये मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इसको कितना छोटी छोटी एक एक टिप्पणी आप दोनों से लेंगे। पहले संदीप जी आप ही से। मुझे 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव याद है। इलेक्शन कमीशन में आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी को, रिटायर्ड अधिकारी को, बिहार में पूरी मॉनिटरिंग का जिम्मा दे दिया। नाम था केजे राव। और केजे राव ने कैसे चुनाव कराया बिहार में, वो एक किंवदंती बन गया बिहार में कि कैसे चुनाव हुआ। और केजे राव ही असली इलेक्शन कमिश्नर थे बिहार में। किसी डीएम का ट्रांसफर, किसी डीएम को उठा के कहां कर देना, एसपी को, एक एक बूथ का उनके पास डेटा था, हेलीकॉप्टर मिला हुआ था। क्या आज की तारीख में यदि चुनाव आयोग पंगु होता जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी केजे राव टाइप अधिकारी को या किसी मदन लोकुर जैसे या चेलामेश्वर जैसे जज को केजे राव जैसी भूमिका देकर पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग नहीं सौंप सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा या नहीं करेगा, उस पर तो मैं कुछ ही पल में आता हूं। कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने के जो अधिकार संविधान में दिए हैं, उनकी ताकत इतनी ज्यादा व्यापक है
कि पूरी स्टेट मशीनरी इज बाउंड टू एग्जीक्यूट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो ऐसा करे उसके पहले मैं आपको फिर उसी 2005 के चुनाव और राव साहब की वो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता है, और किस प्रकार फिर आरोप लगे थे कि उसकी वजह से ही तत्कालीन सरकार का पतन हुआ और एक पूरा नया निजाम वहां खड़ा हुआ। उस पूरी प्रक्रिया का दर्द लोग आज भी नहीं भूले हैं, और प्रक्रिया को सुधारने में लाई हुई कड़ाई की वजह से एक सत्ता का पतन हो गया, और ऐसा कहा गया कि यही एक साजिश भी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को साजिश कोर्ट अनकोर्ट, क्योंकि ये तो एक इंटरप्रिटेशन का विषय है, सुप्रीम कोर्ट को यदि अभी दखल देना है तो ये बिल्कुल सही समय है। ऐसे बहुत सारे जजेस रहे हैं जिनकी एकदम अपराइट इमेज है, चेलेमेश्वर, लोकुर साहब, ये सब नाम आपने एकदम सही लिए। यही लोग उस प्रेस मीट में भी थे जिस प्रेस मीट में सरकार की कार्यप्रणाली और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव का पूरा सब, हालांकि उसके बाद क्या हुआ वो भी सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है। बस 2005 के उदाहरण से आज की स्थिति अलग सिर्फ इसलिए है कि वो एक राज्य था, यहां हम 28 राज्यों की बात कर रहे हैं। तो ये मामला बहुत बड़ा है और एक आदमी को अपॉइंट करने से होगा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा अनुमान ऐसा है कि सरकार बहुत तेजी से अगले 2 आयुक्तों की नियुक्ति 15 या 16 तारीख तक कर देगी, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी लीडर ऑफ अपोजिशन को इंटीमेट कर भी दिया है। और ये जो 2 आएंगे निश्चित तौर पर ये उनके खास अधिकारी ही होंगे, और आप समझ ही सकते हैं कि फिर क्या होगा। जी दीपक जी, अब चुनाव प्रक्रिया को अगले 2 महीने या 2.5 महीने के पीरियड को, नए चुनाव आयुक्त आए या ना आए, इस पूरी चुनाव प्रक्रिया और इसकी विश्वसनीयता जनता में कितनी है, और जुडिशियल सुपरविजन की संभावना कितनी है इसमें, खासकर जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर असंवैधानिक तक कहा जा चुका है, और उस मामले में स्टेट बैंक की ढिठाई भी हम सभी देख रहे हैं। कल उसमें कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी संभावना है। तो वो मामला भी चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस अब किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अब कैसा होने की उम्मीद है? देखिए, जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है तो क्रेडिबिलिटी मैंने कहा कि 2014 के बाद और खासकर 2019 के बाद उस पर सवाल लगते रहे। तो क्रेडिबिलिटी की तो हम बात ही ना करें, साख क्या होता है इसको अगर हम किनारे रखें, ये बहुत ज्यादा अब रेलेवेंट वर्ड नहीं रहा क्रेडिबिलिटी। एक बड़ी बात यह है कि अरुण गोयल के इस तरह से इस्तीफा देने के बाद जो अगले 2 इलेक्शन कमिश्नर आएंगे जो मोदी जी हैंड पिक करेंगे, मुझे लगता है कि वो अरुण गोयल ने जिस तरह से ना की और अरुण गोयल का जो हश्र हुआ उसको देखते हुए अरुण गोयल जहां भी ना कर भी रहे थे, अगर अरुण गोयल का कहीं कलम चल भी नहीं रहा था तो अब वो कलम वहां चलेगा, वहां हाँ होगी जहां जहां अरुण गोयल ना कर रहे थे। तो अब आप कह सकते हैं कि राजीव जी के साथ अब और ज्यादा फ्लेक्सिबल टीम होगी। आप ये सोचिए कि अब इलेक्शन कमीशन और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा इस सरकार के लिए, मुझे ऐसा लगता है। इलेक्शन कमीशन खैर पहले से ही फ्लेक्सिबल सरकार के लिए माना जा रहा है, और ज्यादा हो जाएगा, अब और ज्यादा हो जाएगा, ऐसा दीपक जी का कहना है। लेकिन इस पूरी जी कुछ कह रहे हैं संदीप जी यहाँ पर हमको लवासा जी के साथ 2020 में जो हुआ वो बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, किस तरह उन्हें त्यागपत्र देने में मजबूर किया गया। और दूसरा एक और बड़ा मुद्दा जो हमसे इस डिबेट में छूट गया, मैं 5 सेकंड लेके इशारा कर दूं। जी, यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दलील सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि आप 30 जून तक डेटा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड वाले राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मुझे वोटर को होना जरूरी है, तो फिर चुनाव तो 30 जून के पहले आप कंडक्ट ही नहीं करवा सकते। यदि वो मेरा अधिकार है जानकारी लेना एक वोटर का, तो जानकारी आने में 30 जून है, तो जानकारी आने दीजिए, चुनाव उसके 1 महीने बाद ही हो सकता है। तो ये एक बहुत तगड़ी लीगल दलील है, जुडिशियल दलील है, जो उठाई जानी चाहिए कि ऐसा थोड़ी होगा कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन को भी राइट टू वोटिंग का इंटीग्रल हिस्सा मान रहे हैं और आप उस इंफॉर्मेशन को भी चुनाव के बाद देंगे। तो ये तो आपस में तो आप फिर चुनाव को आगे बढ़ाइए। ऐसा बोलते ही एसबीआई के सामने भी ये सवाल उठेगा और उनको तुरंत डेटा लाना पड़ेगा जो रेडी है उनके पास। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी कि सुप्रीम कोर्ट को अब बिल्कुल डिसाइसिव इंटरवेंशन करने का टाइम आ गया है, बातें करने का समय पूरा हो गया। जी
बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब डिसाइसिव डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन वक्त तो चुनाव आयोग के पास कब से आया हुआ है और अब और ज्यादा वक्त एक अजीब तरीके से घूमता हुआ वक्त का पहिया जब दिखाई दे रहा है तो न्यायपालिका का काम बढ़ने वाला है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव की प्रतिष्ठा और इलेक्शन के साथ साथ सरकार बनाने और गिराने का जो खेल चल रहा है, उस खेल में जनता को जहां अपना वोट किसी कथित ऑपरेशन लोटस के तहत जहां हर राज्य में खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारे विवाद जिस समय चल रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विवाद चल रहा हो, पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा हो, उन सारे विवादों के बीच इलेक्शन कमीशन खुद ही विवादों के घेरे में आ जाए तो स्वाभाविक है न्यायपालिका की भूमिका का रास्ता खुलता है। लेकिन किस प्रकार खुलता है और कैसे ये भूमिका न्यायपालिका इसे निर्वाह करती हुई दिखाई देती है और अंजाम तक ये मामला किस रूप में पहुंचता है, दरअसल इसके लिए वक्त बहुत कम है और वक्त इतना कम है कि लोकसभा चुनाव सर पर है। देखते हैं चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आगे सत्ता और न्यायपालिका दोनों किस प्रकार से काम करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संदीप मनुधने जी, दीपक शर्मा जी, आप दोनों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।